लंबे बालों वाली लड़की। एक रूह की सच्ची डरावनी कहानी। इसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही इसे झरझरी सी आगे चांद की हल्की सी रोशनी में रहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब सा लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने खिड़की में टाइम देखा। अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर न आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो उस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफी मेकर निकाला, लाउंज में टीवी चलाया और टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी खत्म कर दिया। वो नहायत इत्मीनान के साथ कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता ही नहीं चला। वो सोफे पर ही सो गई। रुमैसा को 6 माह कबल शादी हुई थी। वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी। जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बहस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा न था। यही सबब था कि वो अपना बाई घर किराए पर देकर खुद शहर के एक महंगे इलाके की लश्करी फ्लैट में रिहाइश पजीर थे, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला न था सिवाय इस खाली प्लाट के, जो इसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वाला वाल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लाट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजरा ने बताया था कि ये हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद न था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिले बिल्डिंग बन गई, मगर इस प्लाट पर मौजूदा कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह पर मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम से कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला न था और ना ही कभी किसी और को बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि इसे लगता कि शायद ये परेशानी इसकी अपनी खुद साख्त है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी। राशि इलाके में ये कब्रिस्तान है, शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वाक करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा इसे देखते ही खुल गई। रुमैसा ने देखा इसकी सफेद रंगत में कदरे पिलाहट खुली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है माला। माला का जवाब हमेशा उतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी उसके साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता। वो काफ़ी गुमसुम सी लड़की, जो शायद फर्स्ट फ्लोर की किसी अपार्टमेंट की रिहाइश पजीर थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। न कभी माला ने इसे अपने घर आने की दावत दी और न ही रुमैसा इसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा न लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़कर गर्म मूंगफली का लिफाफा इसके जानब में बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती तो हमेशा इनकार कर देती। रुमैसा को एहसास हुआ माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमानों का हाथ का नहीं खाती। इसलिए इसने इतने माह में आज तक माला से कभी इसके मज़हब के बारे नहीं पूछा था, क्योंकि इसे अच्छा न लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा कि वो इससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो इसके घर के करीब था। फिर ये सोचकर कहीं उसे कोई बात न लग जाए, बुरी न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बला इनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी जानब ऐसे घूर रहा था जैसे वो खौफजदा हो गई हो। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मज़ारा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह चुप गई कि रुमैसा ने चप्पल उतार कर बिल्ले की जानब फेंकी और वो फौरन पीछे की जानब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानब दौड़ लगा दी और रुमैसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियों उतरते ही ऐसे गायब हो गई जैसे रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आई रुमैसा का दिल चाहा वो माला से उसकी ज़ाती ज़िंदगी मुतल्लिक कोई सवाल करे। शायद लाशौरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी। वो जाने माला कौन है। 4 माह से उसकी मुलाकात सिर्फ तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब
चलते रुक कर माला ने हर्ष से इस तरह रुमैसा को देखा कि वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? तुम शादीशुदा हो या नहीं? इसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी। इससे मजीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा की खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलट कर उसके जानब आते ही आहिस्ता से बोली। इसी टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ जैसे ही माला ने सुनी, वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा, खौफ से उसकी रंगत सर्द पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती है। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है? आपकी इसका तस्वर ही मेरे जिस्म में कप कपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल समझ नहीं पाई। इसके ज़बान से निकलने वाले बेरबत जुमले, कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते ही जी खुद को आग में जलते देखना, जिस खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों की नज़र हो जाना कभी देखा है आपने? इसी पल बादल के एक बार फिर से गरजे। माला इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी, चूंकि वो और भी बहुत सारी चीज़ों की तरह बारिशों से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। अब शायद में नवीद के साथ बाहर जाते हुए इसने बेख्तियार रुक कर फ्लैट नंबर 103 पर नज़र डाली, जहाँ बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो कहीं गई हुई है। ये सोच कर वो नीचे उतर गई। फिर गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नामों से तो ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। मगर वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103, नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट के एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था इस आस पड़ोस में कौन रहता है। फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से उससे माला के मुतल्लिक पूछा। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने बाहर आ जाती हूँ। आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुतल्लिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि वो 1-2 दिन तक खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहाँ आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। जहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सब में ही लोग आबाद थे। इसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानब आ गई, जहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे रुमैसा उसके साथ जा खड़ी हुई तो वह जल्दी से उठा हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से उससे पहले देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती है? हाँ, उसका नाम माला है। गोरी सी है, बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है। वो फ्लैट नंबर 107 में रहती है। नाम तो मुझे नहीं इसका पता, लेकिन बाल काफ़ी लंबे हैं। एक दफ़ा ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी। वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज़ तेज़ चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी और तेज तेज चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई और बिना सोचे समझे बिल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखा थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पर मेरी रहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज़ तेज़ बोलते हुए उसने जल्दी से अपनी मदाह बयान किया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब उसकी तवक्का के खिलाफ था। अब रुमैसा की समझ में ना आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की उस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा इसके लंबे स्याह बाल कमरा से नीचे झड़ रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ वो शर्मिंदा भी हुई और सॉरी, दरअसल मुझे लगा
شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں جہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ وہ سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دینا چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے کہ اس کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تہف شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی۔ پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ تو بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر وہ مرد عورت کون تھے؟ کیا واقعی وہ لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی، جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگے۔ اف، اس قدر صفاقی! رمیسا نے خوف سے جھرلی لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گیا اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسے لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے، میں یہاں کھڑی کھڑی ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہے۔ معذرت کرتی رمیسا اوپر آ گئی۔ پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی۔ شاید اس کے اس طرح مارنے میں سکے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہو رہی تھی۔ رمیسا فلیٹ کے نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش میں اس کے وجود کے اندر کئی انتظار کر رہی تھی۔ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایک ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کی کیوں۔ وہ اس جاتی سردیوں کی ایک شام تھی کہ ماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جگڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام سلسلے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ اس تنہائی میں رمیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی۔ جیسے فون بند کیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کی باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ سے اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والی تجسس کو ہاتھوں مجبور کر کے اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کا لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو وہ اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ سرے شام میں چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا تو اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا۔ چاروں طرف ایک ہوکا کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسے آنکھوں میں جانے کیا تھا، اور رمیسا ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟
चली गई थी। नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। उन्हें फ़ोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल वाला सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनते अम्मा हाजरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा मेरी बात मानो तो बेटा उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुमने उसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकल कर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है कि अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं। रुमैसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे शायद वहम हुआ था, कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी, शायद दिमाग खराब हो गया है। और रात के खाने तक वो शाम का वाकया बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर उसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब उसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, रुमैसा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि उसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में होगी। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा जो शायद बाहर से पनाह लेने के लिए रात के इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा उसे देख रही थी। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया तो रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पर फैले हुए थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहम हरगिज़ नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मतवज्जा कर सके, लेकिन उसकी आवाज़ देने से कबल माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा, और उतनी ज़ोर से भी रुमैसा को लगा कि माला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफज़दा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि उसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही फ़ज़ा में पहला अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया, और रुमैसा ने आँख फाड़कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ़ मेरे खुदा! खौफ की एक जर्जरी उसे इस तरह लपेट में ले लिया कि वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते ही वक़्त माला के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ और उसके साथ रुमैसा बेहोश होगी। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में थे, उसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी, क्योंकि वो बेहोश थी। वो ये चाह कर भी किसी को न बता सकी, मगर उसकी हालत के पेश नज़र बगैर उसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया और ज़िंदगी में दोबारा कभी कभी उस तरफ ना गई जहाँ आखिरी बार उसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई, या शायद वो जान गई थी कि माला की असल हकीकत क्या है।